नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 30 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज दो इश्यूज़ हैं। एक तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो आर्टिकल टोटल 5 हैं, पर इनको कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। फर्स्ट आर्टिकल है अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर किया है जिसमें यह है कि वुमेन जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है ना, वुमेन के जो बच्चा पैदा करने से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनको एनलार्ज करेगा ये जजमेंट, उनको एक्सपेंड करेगा, वुमेन को एम्पावर करेगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की अगर बात करें। 3 जजेस की बेंच, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना जी, इनका यह कहना है कि सभी महिलाएं, चाहे वो शादीशुदा हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो या कोई और तरीके से, या फिर मतलब अपने आप को वुमेन जो कंसिडर करें, ओके, जिनके पास में एविडेंसेज हैं या फिर अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकली, तो उनको ये अलाउ कर दिया है कि 20 से 24 हफ्तों की अगर प्रेगनेंसी है तो वो टर्मिनेट करवा सकती हैं खुद के डिसीजन के बेसिस पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके आगे अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि 24th वीक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, और 24th वीक में ही सुनवाई अभी हो रही थी, इसीलिए एक्सपेंड किया गया है 20 से 24 महीने तक का, जो 24 हफ्तों तक का जो बात बोली गई है। मुद्दा था 25 साल की एक अनमैरिड वुमेन, ठीक है, जिसने बच्चा कंसीव कर लिया। और वो केस ऐसा था कि लिव इन पार्टनरशिप थी, लिव इन पार्टनर शादी का झांसा दे दिया, फिर उसके बाद में बच्चा कंसीव हो गया। ट्राई भी किया कि भाई कैसे भी करके बच्चे को रोका जाए कंसीव होने से, पर वो जो कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए जो भी यूज़ करना था वो भी सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया। तो ओवरऑल मुद्दा पहुंचा दिल्ली में। तो दिल्ली की हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने मना कर दिया कि बोला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अनमैरिड वुमेन जो है वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में रहते हुए और अगर बच्चा कंसीव करती है उसके बाद में बच्चे को अबॉर्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। इस तरीके से बोल दिया। क्यों? क्योंकि बोले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 में तो मैरिड वुमेन से रिलेटेड ये बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो, बच्चा कंसीव्ड है तो वुमेन अगर चाहे वो वुमेन खुद डिसाइड करे कि जो प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू करना है, टर्मिनेट करना है। तो उनकी खुद की एक कह सकते हैं ना फिजिकल ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जजमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वली सिग्निफिकेंट ये जजमेंट कैसे बनता है कि जैसे एक वुमेन की खुद की जो एजेंसी है, खुद की जो चॉइस है, वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी खुद के द्वारा। ऐसा नहीं कि हाँ जी शादीशुदा है और फिर शादी टूट गई और अब बच्चे को टर्मिनेट अब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, तो वो एक एस्पेक्ट जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 में मेंशन्ड है, बट अनमैरिड के लिए नहीं है। तो वो चीज़ क्या है, नैरोली इंटरप्रेट हो चुकी थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। फिर पिटीशन डाली गई भाई, ठीक है, चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को। तो फिर उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे ही दिया। वैसे देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे देश में अभी ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है ना वुमेन के, इनको एक्सपेंशन ही मिल रहा है। जबकि यूएसए जैसे कंट्रीज़ जहाँ पर रॉय वर्सेस वेड जजमेंट, इस केस में यूएसए के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जी राइट टू अबॉर्ट है वो एक लेडी का खुद का राइट है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। बट अभी रिसेंट जजमेंट ने क्या कर दिया, इसको ओवरटर्न कर दिया। तो ऐसे में वेस्टर्न सोसाइटीज़ तो चल रही है कंजर्वेटिव मोड में, और इंडिया की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं या फिर जो भी लॉज लाए जा रहे हैं वो लगातार प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर वुमेन को उनके खुद के अधिकार देने की बातें बढ़ के हो रही हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से देखें तो इसमें सेक्शन 312 है, वो अभी भी क्या कहता है कि जो अबॉर्शन अगर करवाया जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। जबकि एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि 20 से 24 हफ्तों तक का अगर प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। हाँ, पर ये देखा जाएगा कि वो जो कंडीशंस मेंशन्ड है उसमें वो क्या क्या है। इससे रिलेटेड हमने एक एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था,
ठीक है ना। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जरूर देख लेना कि एमटीपी में क्या क्या प्रोविजन किए हुए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन लिया था, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने। ओके, तो और साथ में ये भी है कि एमटीपी में देखो चेंजेस तो किए गए हैं, बट अभी तक भी ब्रॉडर जेंडर स्पेक्ट्रम को कवर नहीं किया गया। जैसे यहाँ पर बोला था ना कि अदर देन सिस जेंडर, दैट मीन्स सिस जेंडर तो वो होते हैं जैसे कि जिनका जन्म के टाइम पे डॉक्टर ने सेक्स लिखा कि हाँ भाई बच्चे का ये सेक्स है, वो सेक्स जेंडर में कन्वर्ट हो गया। जैसे सेक्स लिख दिया कि हाँ जी मेल है, फिर बाद में वो मैन बन गया, राइट, या फीमेल है तो वो वुमन बन गई, तो वो सिस जेंडर हो गया। उसके अलावा जो जेंडर है, ठीक है, उनको भी अलाउ किया गया है, उनके अलावा जो वुमेन है उनको भी अलाउ किया गया है। इसका मतलब कि एमटीपी एक्ट में तो ये जो जेंडर स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा नैरोली इंटरप्रेट किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस स्पेक्ट्रम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। मतलब LGBTQI कम्युनिटी जो है उनमें भी जो वुमेन रिकग्निशन, वुमेन की तरीके से खुद को परसीव जो करते हैं, उनको भी ये राइट दे दिया गया है कि हाँ जी वो भी मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं अगर कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है तो, ठीक है। अब आप देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट आया था 1971 में, फिर इसको अमेंड किया गया था 2021 में, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, जिसमें जो एक ये मुद्दा था कि मान लो जब प्रेगनेंसी मतलब इंटरकोर्स के बाद में जब कंसीव होने के चांसेस थे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के जो भी मेथड्स है वो यूज़ करने के बावजूद भी अगर कंसीव हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उस केस में टर्मिनेशन का राइट दिया गया था। और वही चीज़ है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक पर्पसफुल या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कि क्यों हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज़ से, जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मैनर में ट्रीट हो रही थी। भाई मैरिड है तो ही, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो कंजर्वेटिव है एक तरीके से कि भाई मैरिड नहीं हो आप, लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो आपको ये मतलब ये अधिकार नहीं है कि आप टर्मिनेट करवा सको प्रेगनेंसी को। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप आराम से करवा सकते हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बस आपके पास में जो लॉजिक्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, राइट, इस तरीके से। तो बॉडीली ऑटोनॉमी जो है वुमेन की या रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं एक लेडी के खुद के, वो यहाँ पर इंश्योर करना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये भी कहा कि फैमिलियल या फिर कंज्यूगल वायलेंस, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि घर में अगर जानबूझ करके उन किसी भी औरत के साथ में अगर जोर ज़बरदस्ती की जाती है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है, ठीक है। ये मैरिटल रेप का अपने आप में बहुत एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट यहाँ पर भी है कि मान लो हस्बैंड कुछ फोर्सफुली कुछ भी करना चाहे, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज टर्म्स में अगर वुमेन अपनी तरफ से मुद्दे को हाईलाइट कर देती है तो मैरिटल रेप के तौर पर उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। पर हाँ ये है कि सेक्स टर्मिनेशन मतलब ये टर्मिनेशन अगर जाए, आई मीन प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करवाने जाए तो वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर होना चाहिए, जो कि कितना बताया 20 से 24 हफ्ते, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बड़ा हो जाए एम्ब्रायो तो फिर उसके बाद में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो इसमें ये वैलिडिटी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। पर हाँ ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो जजमेंट आया ना, ये किस एम्बिट में है, एमटीपी एक्ट के अंडर में 2021 का जो एक्ट है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 अमेंडमेंट के बाद में, ओके, तो उसी के विद इन रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सेपरेटली जा करके कुछ करो, इस एक्ट के अंडर में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वुमेन जो है वो खुद की बॉडी की आर्बिटर है, और खुद के जो वुमेन का जो राइट टू चूज है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और लाउडेबल भी है। प्रेज भी मिलनी चाहिए इस बात को कि प्रोग्रेसिव मैनर में जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जुडिशरी की फंक्शनिंग का भी मुद्दा हो गया और वुमेन रिलेटेड इश्यू से मुद्दा हो गया। अगला आर्टिकल है द व्हील ऑफ चॉइस। आर्टिकल में अदिति नारायणी पासवान और शाहला तबस्सुम जी ने ये बताया है कि अगर वुमेन की हम बात करें ना,
तो अभी डिबेट चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ लिबरेशन की बात हो रही है, एक तरफ ऑपरेशन की बात हो रही है, और एक तरफ तो फ्रीडम देने की बात हो रही है, एक उनको सप्रेस करने की बात की जा रही है वुमेन को। और बोले इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है? पेट्रियार्की। ठीक है, वुमेन की अगर बात करें तो दो तरीके से देखा जाता है वुमेन को। एक तो ये कि जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, वो उनको अपने साथ में बना करके रखे। ठीक है, और एक फंक्शनल मैनर में देखा जाता है, एक तो रिपोजिटरी मैनर में देखा जाता है, और एक फंक्शनल मैनर में। फंक्शनल कैसे? कि जो आपने कल्चरल सिस्टम या जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ आपने सीखी हैं वो आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सिखाते चले जाओ, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। तो ये तो ड्यूटी होगी वुमेन की। ठीक है, एक तो रिपोजिटर की तरह कि भाई क्या सीखा, खुद सीखो, अपने अंदर रखो, उनको फॉलो करो, चाहे फिर वो नेशंस की बात कर लो या कम्युनिटी की बात कर लो या परिवारों की बात कर लो। उसमें वैल्यू सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, कहा जाता है। ठीक है, पेट्रियार्की में। दूसरी तरफ अगर देखें तो फंक्शनल सिस्टम में क्या है कि जो आपने सीखा है वो आने वाली जनरेशन्स को कंटिन्यू करो। तो बोले इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए ना, ये दोनों जो फंक्शंस हैं, इसके चलते बहुत कम ऑटोनॉमी रह जाती है। वुमेन का जो रोल है वो देखने को तो कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सही मायनों में अगर देखा जाए तो उनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर इंसिडेंट आ रहा है वील का, दैट मीन्स हिजाब का। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान में तो वहाँ पर फ्री स्पिरिटेड यंग वुमेन है, वो स्ट्रीट्स पे आ रही हैं, हिजाब को जलाना, बाल काटना, वो सारे ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा रही हैं। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से अभी रिसेंटली अमीनी नाम से वो जो लड़की थी, मतलब वो जो लेडी थी, उसको पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो जानी, फिर उसके बाद में लगातार प्रोटेस्ट होना कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, हमें क्यों इस तरीके से आप प्रेशराइज कर रहे हो। तो एक तो मुद्दा ये है, और दूसरा तरफ इंडिया में इस चीज़ की फाइट हो रही है कि भाई हमें हिजाब पहनने को अलाउ किया जाए। तो सीधी बात क्या आ रही है, यहाँ पर भी चॉइस का मुद्दा आ गया है ना, कि एक तरफ तो फ्रीडम चाहिए होती है, भाई हमें हिजाब पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई हम हिजाब पहन करके अगर हमारी स्कूल में या कहीं पर भी पढ़ने लिखने जाएं तो हमें रोका ना जाए। पर सही बात तो ये है, चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल, चाहे रिलीजियस, हर जगह पे पेट्रियार्की जब डोमिनेट करती है तो वुमेन की चॉइस की बजाय वुमेन पे चीज़ें थोपी जाती हैं, जो कि फिर बाद में प्रॉब्लम करनी शुरू कर देती है। एक तरफ जहाँ पर फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम कि भाई ईरान में वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया हमारे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और एक आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाता है हिजाब को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में वैसे तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक जगह पे फाइट हो रही है कि, पर बात आ जाती है राइट टू चूज, कि भाई चॉइस है, भाई कोई इंडिविजुअल क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है कि नहीं। पर सही मायनों में देखा जाए तो चॉइस का जो एम्बिट है या स्पेस है वो बहुत ही कम रह जाता है। ठीक है, एकेडमिक रिसर्च भी बार बार ये कहती है कि भाई मतलब जो कुछ भी है सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हो, वो सबसे ज़्यादा किस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं? वुमेन पे। देखो, जब बात आती है फ्रीडम की तो हमें समझना होगा, दो तरीके के कॉन्सेप्ट हम नॉर्मली देखते हैं लिबर्टी के। एक तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। एक तो नेगेटिव लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब सिंपल सा ये है, एक इंडिविजुअल के प्राइवेट डोमेन में, खुद के पर्सनल इश्यूज में, जिसमें बाहर का कोई भी लेन देन नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, इसका मतलब सोसाइटी का, कम्युनिटी का कोई लेन देन नहीं है। एक इंडिविजुअल अपने खुद के प्राइवेट डोमेन में जो भी कुछ करे, दैट इज नॉन एज नेगेटिव लिबर्टी। जबकि एक एस्पेक्ट दूसरा है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें क्या होता है कि आप सोसाइटी, नेशन, स्टेट, इनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करते हो, फैमिली के साथ में, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आएगा। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है ना, वो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। कैसे करती है? देखो, जब एक सोसाइटी लिबरल सोसाइटी होती है तो वो हर किसी को पूरे मौके देती है कि आप अपने टैलेंट और अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दो और आगे बढ़ो, और उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी मिलती है बाहर से, सोसाइटी से, समाज से, परिवार से, ठीक है, और देश से, सरकार से। तो उस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी होता है जब एक इंडिविजुअल अपना एम्पावरमेंट या अपने को खुद को एक अपलिफ्ट करना चाहे। जबकि नेगेटिव लिबर्टी वाला डोमेन है, उसमें तो पर्सनल चीज़ें आ गई सारी। वैसे नो डाउट हर कोई चाहता है कि नेगेटिव लिबर्टी का जो डोमेन है वो राइज हो,
ठीक है। पर सही बात तो ये है कि पॉजिटिव लिबर्टी अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि समाज अगर कंड्यूसिव बनेगा तो हर कोई अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैक्सिमम लेवल पे एफर्ट्स लगा करके और हाईएस्ट ऑर्डर पे पहुंचने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो वो जो चीज़ है ना, वो अप्लाई यहाँ पर होने की ज़रूरत है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉलिटिकल थ्योरीज वाली बुक है 11th क्लास की, उसमें फ्रीडम के चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ चीज़ यही है वहाँ पर भी। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव लिबर्टी मिल जाए ना तो बहुत ही सही रहता है जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी फिर सोसाइटी के एक एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देता है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी एक इंडिविजुअल को पर्सनली खुद को फ्रीडम की बात यहाँ पर होती है। तो आप अगर सोसाइटी को ही कंड्यूसिव बना दोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें कौन काम कर सकता है? बढ़िया, स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट, या जो भी गवर्नमेंट के सिस्टम है, जो भी सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें फेवरेबल काम कर सकते हैं। ठीक है। आज अगर देखा जाए ना तो जितने भी धर्म हम उठा करके देखें, यहाँ तो चलो ठीक है हमने हिजाब का मुद्दा उठा लिया, हर जगह पे अगर किसी भी रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका विक्टिम कौन है? विमेन, और उसको कस्टोडियन के तौर पे भी लिया जा रहा है। मतलब ये कि एक धर्म संबंधी जो भी वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको कंटिन्यू करने का अगर कोई काम कर रही है तो वो औरतें ही कर रही हैं, और उन ट्रेडिशंस की वजह से परेशानी भी किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो औरतों को ही झेलनी पड़ रही है। कितनी बड़ी आयरनी है ये अपने आप में। तो ऐसे में वुमेन की कंसेंट के बिना भी वुमेन पे थोप दी जाती है चीज़ें। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, फिर जवाब आएगा कि भाई करना तो है ही, नहीं करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, इस तरीके की बातें बोल दी जाती है। और काम करने में उन पे थोपा जाता है। फिर अगर सही से एनालाइज करवा करके उनको बताया जाए कि भाई हम ही क्यों करें, जैसे आजकल एजुकेटेड जो भी लड़कियां हैं या फिर जो भी वुमेन है उनसे आप बातचीत करो तो आपको रियलाइज होगा ये चीज़ कि हाँ वाकई में जो एट्रोसिटीज़ है वो हमारे ऊपर ही क्यों हो, है कि नहीं। तो वो वाली चीज़ है। तो मुद्दा यहाँ पर है भाई चॉइस का। और 75 साल हो गए भाई हमारे देश को आज़ाद हुए हैं। 75 साल का मतलब ये है कि हमारी देश की जो बेटियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, चाहे वो हिजाब पहन के पढ़े या हिजाब के बिना पढ़े, वो उनकी चॉइस है। उन पर दबाव नहीं लगना चाहिए, ना तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से कि हाँ जी आपको पहनना ही पड़ेगा, बिना पहने आप अपने खुद के रिलीजन को और इनको ये आप हार्म पहुंचा दोगे जो कि गलत है और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। और ना ऐसा होना चाहिए कि वो पहनना चाहे तो स्टेट उनको रोके। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो, जिसकी इच्छा हो वो पहनो, जिसको नहीं इच्छा हो मत पहनो। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रिलीजन और स्टेट का क्या रिलेशन है। अब सेक्युलरिज्म के भी मॉडल्स में अगर देखें तो डिफरेंस है। वेस्टर्न सोसाइटी का अलग सिस्टम है, स्टेट का यहाँ पर वहाँ पर अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ पर स्टेट और रिलीजन के बीच में एक तरीके की कहते हैं ना कि एक थिन लाइन क्रिएट की हुई है जिसको प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी तो स्टेट इंटरवीन करेगा। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है, वेस्टर्न अगर सेक्युलरिज्म मॉडल की बात करें, वहाँ पर स्टेट ने कुछ भी बोल दिया ना तो मानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, सरकार को जो ठीक लगेगा वो कर दिया जाएगा, और ऐसा होता भी है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 और 30, ये टोटल मिलाकर के फ्रीडम की बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पर मुद्दा आ जाता है एक ऑटोनॉमी का। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर कुरान से संबंधित। बोला कुरान में अगर देखा जाए तो फर्स्ट गाइडेंस है इकरा। इकरा का मतलब होता है टू रीड, मतलब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो वुमेन का भी तो अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन, उसको आप कॉम्प्रोमाइज मत करो कि हिजाब पहन करके आओगे तो पढ़ने नहीं देंगे, नहीं हिजाब नहीं पहन करके आओगे तो बाहर घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। रिलीजियस और एजुकेशन सिस्टम या फिर हम स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन आता है फाइनल। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें समझनी थी वुमेन रिलेटेड इश्यूज से, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया बेस से, अ जोल्ट टू अ ड्रीम। किस तरीके से झटका लगता है जब एक सपना देख करके एक लड़की अपने घर को छोड़ करके शहर में या किसी टाउन में जाके जॉब करने के लिए निकलती है। नीथा एन जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो एजुकेटेड गर्ल्स हैं वो अपने गाँव को छोड़ करके शहरों में इसलिए आती है कि उनको जॉब मिल सके और वो सोशो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके और खुद को अपवर्ड मोबाइल कर सके। दैट मीन्स खुद को अपने स्टेटस में, अपने हर जगह में, कहते हैं ना फ्रीडम, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए वो ऊपर निकलना चाहती हैं सोसाइटी में और इकोनॉमिकली।
पर इसमें एक अभी रिसेंट एक इंसिडेंट निकल के आया, जब 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी, जो कि रिसेप्शनिस्ट थी एक रिजॉर्ट में उत्तराखंड में, और उसका मर्डर हो जाता है। तो बोले ये अपने आप में एंजाइटी और डर का बहुत बड़ा कारण बन चुका है जो यंग गर्ल्स हैं उनके मन में। क्योंकि एक तो घर से निकलने के नाम पर जब माँ बाप से या घर वालों से पूछा जाता है कि हम जॉब करना जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि बेटा ध्यान कौन रखेगा, रिस्क बहुत है, ज़माना बड़ा ख़राब है। तो इस तरीके से कोई भी यंग गर्ल अगर सोचे और उसके साथ में ऐसा हो जाए, तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है जिसका वाकई में पूरे देश में कहते हैं ना कि गलत मैसेज, या फिर कहते हैं ना कि एक इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि यंग गर्ल्स की अगर बात करें ना, तो वो हमेशा सोशल कंट्रोल्स में रहती है, हमने अभी देखा पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इस वजह से। दूसरी अगर देखें तो जहाँ पर वो रहती हैं लोकली, वहाँ पर जॉब्स की कमी रहती है, तो इस वजह से उनको मजबूरन माइग्रेट करना होता है अर्बन सेंटर्स में या कोई छोटे मोटे आसपास के किसी टाउन में, कि कैसे भी करके मेरी जॉब लग जाए, मेरे माँ बाप की मैं इनकम करके थोड़ी हेल्प कर दूँ, सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए। ठीक है। अब और दूसरा, आपको पता है कि गाँव के हाल क्या हो रहे हैं अभी, महंगाई कितनी ज़्यादा है, इनकम लेवल कितना डाउन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में लड़कियाँ जो हैं वो मेहनत करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। पर वही चीज़ है, इस तरीके के जो अंकिता भंडारी जैसा इंसिडेंट अगर आता है, तो फिर माँ बाप भी डरते हैं और लड़कियां भी डरती हैं। फिर वो तो वही, फिर इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो, उसके पहले पहले ही उसके तो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं फिर, वो है कि नहीं। माइग्रेशन अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें तो ज़्यादातर कौन निकलता है अपने घरों से, इकोनॉमिकली वीकर स्ट्रेटा की जो लड़कियां होती हैं वो निकलती हैं काम करने के लिए। फिर वो जॉब ढूंढती हैं, जॉब ढूंढने में उनको प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादातर जॉब्स अगर मिलती भी हैं तो सर्विस सेक्टर में मिलती हैं। और सर्विस सेक्टर में भी कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो कि फिक्स कर रखे हैं कि हाँ भाई ये काम तो लड़कियाँ ही करेंगी, या फिर ये काम लड़कियों को करना चाहिए। इसकी वजह से एक ऑप्शन जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं, उनकी भी कमी हमें देखने को मिलती है। अब बात ऐसी है देखो कि अगर हम अभी रिसेंट ट्रेंड की बात करें, कोविड के बाद की ट्रेंड की बात करें, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट तो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ये तो हमने देखा था कि 11% के लगभग भी नहीं रहा था। ओके, तो वो जो परिस्थितियां वो शो क्या करती हैं कि एक तो काम में एंट्री मुश्किल हो रही है, और एंट्री अगर हो गई तो मुश्किलें वैसे कम नहीं। अब जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम है, ज़्यादातर आप खुद देख लो, जितने भी रिजॉर्ट हैं या जो भी प्लेसेस होती हैं, जहाँ पर भी आप कहीं जाओ, होटल में कहीं पे भी, तो आप नोटिस करते होंगे कि वहाँ पर रिसेप्शन पे लड़कियों को बिठा करके रखा जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है काम का, और डाइवर्सिफिकेशन ना होने के चक्कर में कुछ सेगमेंट या कुछ सेक्टर से फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, कि अर्बन लेबर मार्केट में वुमेन को या तो इंक्लूड करेंगे केवल एक ही तरीके के काम में कि हाँ भाई आप ब्यूटिशियन का काम कर लो, या फिर आप टीचिंग का काम कर लो, या फिर आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर लो, इस तरीके से। बाकी अगर देखा जाए तो फिर बाकी दूसरे हैं जहाँ पर थोड़ी सी कहते हैं ना कि हार्डशिप का सिनेरियो रहता है, थोड़ी सी मेहनत का काम रहता है, तो वहाँ पर एक्सक्लूड करके रखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आजकल मशीनों से काम होता है ज़्यादातर, है कि नहीं। तो ये जो सिनेरियो है वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में साफ साफ देखने को मिलता है। इसके आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि अर्बन एरियाज में जो वुमेन बाउंड जॉब्स जो भी मिल रही हैं वो ज़्यादातर यंग एज गर्ल्स के लिए ही मिल रही हैं। ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एज कन्फाइनमेंट हुई, एज ब्रैकेट में भी देखा जाए तो यंग एज में जो लड़कियां हैं उन्हीं को ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है। फिर आप बोलो कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है लड़की, तो फिर क्या होगा, एजुकेशन का भी तो असर है ना। एजुकेशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर उनको इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर में लग जाना पड़ता है, जो कि अनरेगुलेटेड है। ना उनके टाइम पे सैलरी मिलती है, ना उनको सैलरी पेमेंट्स हैं, वेजेस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, कभी जॉब से निकलना पड़ सकता है, और फिर बाद में हरेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो एक तरीके की वोलेटाइल सिचुएशन में उनको आकर के रहना पड़ता है। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गाँव में थी, गाँव को छोड़ करके शहरों में आई तो शहरों में बढ़ गई और ज़्यादा प्रॉब्लम, और जॉब भी मिल गई तो फिर बाद में अंकिता भंडारी जैसा इंसिडेंट अगर हो जाए तो फिर बाद में माँ बाप के लिए तो फिर बचा क्या है कि नहीं। फैमिली और लड़कियों के लिए क्या बचा है फिर इस तरीके का माहौल अगर बना रहता है तो। फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही कम है, बेरोजगारी बनी हुई है। तो बेरोजगारी में भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसमें, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर जॉब प्रोफाइल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होना, वर्किंग टाइम फिक्स ना होना, प्रॉपर एक्सपीरियंस ना होना, वो सारी चीज़ें भी चैलेंज का कारण बन जाती हैं लड़कियों के लिए। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेज रेट होती है, हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि बोलने को तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला हुआ है कि भाई
इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेज होने चाहिए, बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो मेल काउंटर पार्ट को जितना ज़्यादा पेमेंट मिलता है उतना ज़्यादा पेमेंट फीमेल काउंटर पार्ट को नहीं मिलता सेम काम के लिए भी। ठीक है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वर्किंग प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनके इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। कारण कि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि क्या कानून है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कानूनी कार्रवाई के थ्रू। पर वही चीज़ है, प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, सोशल स्टिग्मा इस तरीके से कनेक्टेड रहता है कि लड़की अगर जाकर के कंप्लेन अगर रजिस्टर करवा देती है तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई समाज में फिर उसका नाम खराब हो जाता है कि ये लड़की तो ऐसी ही है। तो वो जो सोशल स्टिग्मा है उसकी वजह से जो लड़कियां फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट का सामना भी करती है ना, तो वो रिपोर्ट ही नहीं कराती हैं फिर। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और ज़्यादातर ये चीज़ें कौन फेस करता है? जो माइग्रेंट गर्ल्स हैं वो। इसके अलावा देखा जाए अनअवेयरनेस की बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा सिविल सोसाइटी, एनजीओज, ये भी जो हैं इतना अटेंशन पे नहीं करते हैं जितना इनको करना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनका भी रोल अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, जो लड़कियां अपने घर को छोड़ करके शहरों में आकर के जॉब करने के लिए आती हैं तो उनके लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ओपन करने चाहिए, जिनकी भी बहुत सारी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में उनको फिर मकान देखना, रूम देखना, सेटल होना बहुत मुश्किलें आती हैं उस चीज़ में। तो कुल मिलाकर के माता पिता से अगर आज पूछा जाए तो उनका एक ही स्टेटमेंट आता है कि हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं। तो ये जो डर है ना, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये जो इंसिडेंट है ना अंकिता भंडारी वाला, ये और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। एक तो यंग वुमेन माइग्रेशन पे, जो गाँव से शहरों में आकर के अपना काम कर सके, पैसा कमा सके, सोशली एंड इकोनॉमिकली खुद को अपर साइड में मूव करवा सके। ठीक है, और साथ में अगर देखें तो जो सेल्फ डिपेंडेंसी है ना उनकी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा देखने को कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ सकता है। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो उनको अटेन करने में मुश्किलें आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम्स भी हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो वुमेन से रिलेटेड 3 इश्यूज़ थे, तीनों को हमने देख लिया कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आपके पास में इनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है CDS मैंडेट। देखो, अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे। देखो 9 महीने से लगातार वैकेंसी चल रही थी, क्योंकि 9 महीने पहले जो फॉर्मर CDS जनरल विपिन रावत जी थे उनका डिमाइस हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उसके बाद में अभी तक पोस्ट पे एकदम वैकेंसी थी। सवाल उठने लग गए थे कि कहीं कहीं गवर्नमेंट इसको स्क्रैप तो करने की नहीं सोच रही है ना। अब देखो बात ऐसी है कि CDS की जो पोजीशन है वो इसलिए इंस्टॉल की गई थी कि एक तो आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा सके, जिससे कि हमारे जो फौजी लोग हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो फाइट में कभी जाएं तो डरे नहीं। दूसरी चीज़, मॉडर्न टेक्टिक्स पे अगर हम लड़ते हैं या हमारा काम चलता है तो बहुत हद तक हम सेफ्टी हमारी खुद से इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। दैट मीन्स आप देखो, एक तरफ तो पाकिस्तान से फ्रंट है, दूसरी तरफ चाइना से फ्रंट है, और तीसरी तरफ हमारा जो ओशन कोस्टल लाइन है उधर का अगर देखें तो इनके बीच में एक प्रॉपर लिंक बनाने की बात की जा रही थी, जो हमारे पहले CDS थे विपिन रावत जी, उनके द्वारा, कि भाई कैसे भी करके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने होंगे जहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जो है वो कोलैबोरेशन में काम करें। कुल मिलाकर के तीनों सर्विसेज को लिंक किया जाए। और इसमें देखो कुछ ऑब्जेक्शन राइज हुए मेजरली एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स का ये कहना रहता है कि भाई अगर लैंड पे लड़ाई होती है तो आर्मी लीड करेगी, एयरफोर्स उनको सप्लीमेंट करेगी। अगर वाटर्स में अगर लड़ाई होती है तो फिर वहाँ पर नेवी लीड करेगी, एयरफोर्स उनको असिस्ट करेगी। तो बोला हमारी आइडेंटिटी पे सवाल उठ जाएगा। एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में, ठीक है, कि हमारा जो काम है उसको डाइल्यूट करने का काम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉइंट उठ के आ रहा है वो ये कि अगर आप थिएटर कमांड क्रिएट कर देते हो, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, तो उसमें मेन रोल हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो कि सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में लिंक बैठाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके हिसाब से सरकार के साथ मिलकर के बैठ करके काम करेंगे। तो सवाल यह है कि 3 सर्विसेज के जो हेड्स हैं बोलो उन या चीफ्स हैं, बोलो उनके रोल को डाइल्यूट कर दोगे, इसका मतलब CDS उनको ऑर्डर देंगे फिर उसके बाद में काम होगा। ये कई कयास लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी करंट अगर देखें ना तो हमारे यहाँ पर 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। मतलब कहीं पे नेवी ऑपरेट कर रही है, कहीं पे एयरफोर्स एक्सक्लूसिवली, कहीं पे आर्मी एक्सक्लूसिवली ऑपरेट कर रही है। तो इनको इंटीग्रेट करके
5 से 6 थिएटर कमांड्स में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में, मतलब तीनों सर्विसेज मिलकर के एक साथ काम कर ले। नो डाउट ऐसा हो रहा है वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएस। तो वही चीज़ जो है अब आगे करंट जो नए जो सीडीएस अपॉइंट हुए हैं वो कितना आगे तक लेके जाते हैं वो देखने वाली बात है। तो इनके पास में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ईस्टर्न कमांड को ये पहले लीड कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने सर्विसेज दे दी हैं, ठीक है। अब देखो इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो जब ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अगर बनाई जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। अब मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, दूसरी चीज़ अप्रोप्रिएट वेपनरी देना, एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिस पे नए वेपन बना करके देना, ठीक है। और साथ में वो वेपन डेवलपमेंट भी कैसे होने चाहिए, इस तरीके के जो कि हम लोकली प्रोड्यूस कर सकें। कारण कि रशिया ने जब से यूक्रेन पे इन्वेड किया है, हमें क्यों युद्ध से प्रॉब्लम हो रही है? एक तो देखो महंगाई तो है, पर दूसरा हम रशिया पे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। अब रशिया खुद ही अगर अपने युद्ध में उलझा रहेगा तो वो अपने इश्यूज को मैनेज करने में अपने जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पे डिप्लॉय करेगा, तो हमें सप्लाई करने से पहले हिचकेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गया, हमें हमारी खुद की सिक्योरिटी का बीड़ा खुद पर उठाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मर सीडीएस विपिन रावत जी ने ये चीज़ हाईलाइट कर दी थी कि भाई गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन, दैट मीन्स हम लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, हमारे खुद के हथियार बनाने में ज़्यादा ध्यान दें तो ठीक रहेगा। और यही चीज़ जो है वो चौहान जी को भी कंटिन्यू करनी है, और ये कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर उनको ध्यान देना है। दूसरा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है ना, इनके पास में एक और काम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में ये सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में सीधा लिंक स्टैब्लिश हो गया इनका। तो कुल मिलाकर के एक तरफ तो हो गया इनका मिलिट्री या फिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूसिव काम, और दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी इनका साथ में रहेगा जब गवर्नमेंट से इनका लिंक बीच में बनता है। अभी आप देखो अग्निपथ जैसी स्कीम्स जो लॉन्च हुई है, अब उसका रिजल्ट तो आना बाकी है, क्योंकि पहले तो क्या था, रिक्रूटमेंट हुआ, ऑफिसर रैंक के नीचे जो लोग भी, जो भी सोल्जर रैंक के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है, जिनको रिक्रूट किया जाता है, वो फिर बाद में अपने हिसाब से लंबे समय तक काम करते करते अपग्रेड होते चले जाते हैं। पर अब क्या है, अब पूल थोड़ा कम पड़ेगा। पूल का कम का मतलब क्यों? क्योंकि अग्निपथ में हमें पता है कि 100 जनों को अगर रिक्रूट किया जाएगा तो 4 साल के बाद में 75 जनों को तो कह दिया जाएगा भाई आपका काम तो कंप्लीट, और 25 जनों को केवल रखा जाएगा। इसका मतलब कैडर में जो कह सकते हैं ना कि इनटेक जो है वो परमानेंट इनटेक जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा। बाकी टेम्परेरी इनटेक तो कंटिन्यू चलता रहेगा। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 साल तक ही रखा जाएगा हर 100 में से 75 जनों को। तो ऐसे में इस अग्निपथ स्कीम के भी क्या आउटकम्स आते हैं वो भी देखने वाली बात है। तो वो भी अपने आप में एक मुद्दा रहेगा चौहान साहब के सामने, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो पिछले इस जून की अगर बात करें 2022 में, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो ये डिफेंस सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड रूल्स हैं उनको चेंज किया है, और उसमें ये कह दिया कि या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिनकी उम्र 62 साल या उससे कम है, उन्हीं को हम सीडीएस की पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे। कुल मिलाकर के ये मुद्दा ये था कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है सीडीएस अगर अपॉइंट करना है तो, क्योंकि बिपिन रावत जी के बाद में 9 महीने का गैप आ गया, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट किया था रूल्स में कि भाई 62 साल या उससे कम उम्र के जो भी अभी ऑन ड्यूटी है या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उनको आराम से अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली पहले तो ये भी सवाल था 3 स्टार या 4 स्टार, वैसा एलिवेटेड कर दिया गया है कि हाँ जी 4 स्टार पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो मुद्दा क्या है आपके लिए, सीडीएस के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेना। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें यह है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके लिए करंटली क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम जानते हैं। यहाँ पर टोटल 5 चैलेंज बताए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे डिफेंस के सामने या सीडीएस जो नया अपॉइंट हुए हैं उनको ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करनी होगी। पहली तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, हमें उसी पेस से हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी राइज करनी होगी जिस पेस के साथ में चाइना ने ग्रो किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी अगर हमारे आसपास में कोई है तो वो चाइना है। दूसरी, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है या जो कहते हैं ना कि इंटीग्रेटेड मिलिट्री प्लानिंग होनी चाहिए, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड मिलिट्री प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, तीनों सर्विसेज को साथ में ला करके उनके ऑपरेशन को कंडक्ट कराने का तरीका इंश्योर करना होगा, क्योंकि फिर ऑपरेशन जब भी कंडक्ट होंगे ना तो तीनों सर्विसेज साथ मिलके काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर एक बार लड़ाई अगर शुरू हो जाती है तो वल्नरेबिलिटी चारों तरफ से एकदम से शुरू हो जाती है। जैसे
नेवल, अब जैसे चाइना से लड़ाई हो तो चाइना ने पोर्ट वोर्ट डेवलप कर रखे हैं भाई हमारे चारों तरफ, हम्बनतोता ले लो, ग्वादर ले लो, कहीं पे भी। तो कुल मिलाकर के हमें रिस्क तो है ही, तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेटेड मैनर में हमें चलना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिसी, डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स एक तरीके सरकारी लेवल पे जो पॉलिसीज बन रही हैं वो क्लियर कट होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन का मतलब हो गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास में अवेलेबल होना चाहिए जिसको हम फॉलो करेंगे। एक कहते हैं ना कि एक कच्चा चिट्ठा हमारे पास में अवेलेबल है, स्केलेटन हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए कि जब कभी भी कोई मिलिट्री इमरजेंसी आती है या फिर कोई भी डिफेंस इमरजेंसी आती है तो वहां पर हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस जो है वर्ल्ड ओवर वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। वहां पर टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसेस, टीटीपी इस पर फोकस किया जाता है। टैक्टिक्स का मतलब वहां पर शॉर्ट टर्म क्या इमीडिएट इफेक्ट क्या आ सकता है, किस तरीके से लड़ाई की जा सकती है और कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केवल हथियार उठाए और लड़ाई के लिए अलाउ कर दिया काम नहीं होता है भाई, ऐसे लड़ने के लिए लॉजिस्टिक्स के बारे में भी आपको अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि कितने दिनों तक लड़ाई चल सकती है और कितना हम सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था और वो सारी। नहीं तो फिर लड़ाइयाँ 2-2 3-3 दिन में भी खत्म होती है मजबूरन। ठीक है ना, पर लगातार सप्लाई इंश्योर करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टैक्टिक्स, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म वहां पर लड़ाई कैसे लड़ी जाए। टेक्निक, किस तकनीक से हमें लड़ना है, कैसे क्या मेथड्स यूज करने हैं। और प्रोसीजर, दैट मीन्स कैसे हम उनको उसको सस्टेन करा सकते हैं लंबे समय तक। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। इसके आगे देखें, चौथा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हमें डेवलप करनी होगी सेल्फ रिलायंस पे। अगेन इंडिजिनस डेवलपमेंट करना है, इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है, चाहे उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाना पड़े। और वैसे देखा जाए तो हम लगातार काम कर रहे हैं, हम खुद यहाँ पर लोकली प्रोडक्शन पे फोकस भी कर रहे हैं। जो सीलोज में चल रहे हैं, सेपरेट सेपरेट जो एंटिटीज है, साइंटिस्ट अलग काम कर रहे हैं, पीएसयू अलग काम कर रहे हैं, आर्म फोर्सेज अलग काम कर रही है, नहीं, इन सबको साथ में लेकर के आओ जिससे कि हम खुद के वेपन इंडिजीनियसली डेवलप कर सकें, जिससे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमें टेंशन ना हो कि हमें अब कौन हथियार देगा, है कि नहीं। तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर करना जरूरी है। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये बोलना चाह रहे हैं राइटर कि देखो कॉलोनियल लेगेसी को हमें छोड़ना होगा। अभी भी हम लगातार बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम से हमने कंटिन्यू कर रखे हैं। तो हमें हमारे खुद के जो वॉरियरशिप से रिलेटेड जो हमारे खुद के कह सकते हैं ना हमारी हिस्ट्री है, उससे हमें समझना होगा। चाहे महाभारत हो, चाहे मराठास का लड़ने का तरीका हो, चाहे चोला एम्पायर हो, इसमें आर्म फोर्सेस को एडेप्टेबल बनाना होगा और फ्लेक्सिबल बनाना होगा। फिर चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट होंगे, एडेप्टेबल होंगे, उसके हिसाब से सेटल करके लड़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई नहीं हरा पाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि सीडीएस की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जो कि बहुत दिनों से वैकेंट थी ये पोस्ट। अब सच बात तो ये है कि भाई इम्पार्शियल मैनर में काम किया जाए और ये जो 5 हमने बातें की हैं, इन 5 चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंज जो ये 5 अगर टैकल हो जाते हैं तो हमारी डिफेंस जो है वो रोबस्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सीडीएस की अपॉइंटमेंट और उनसे रिलेटेड मुद्दा जो था वो भी हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।